सोचो, अगर तुम्हारा कोई अपना अचानक गायब हो जाए और हर रास्ता तुम्हें उस अंधेरे रहस्य की ओर धकेलने लगे जहां इंसानी नहीं बल्कि शैतानी दिमाग का खेल चल रहा हो। ठीक उसी दिन की तरह जब थैंक्स गिविंग पर केलर अपने परिवार के साथ पड़ोसी फ्रैंकलिन के घर दावत पर पहुंचा था, जहां दोनों परिवारों की गर्माहट और हंसी साफ महसूस हो रही थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। एना और जॉय खेलते खेलते एक अनजान वैन तक जा पहुंची और उसे छूने लगीं। पर राल्फ और एलाइजा ने समय रहते उन्हें वापस बुला लिया और फिर सब मिलकर बेफिक्र होकर खाना खाने बैठ गए, बिना ये जाने कि असली डर अब शुरू होने वाला था। सब मिलकर हंसी मजाक कर रहे थे। तभी एना मासूम आवाज में बताती है कि उसकी पसंदीदा सीटी घर के पास कहीं खो गई है और वह जॉय के साथ जाकर उसे ढूंढना चाहती है। केलर ने हल्की मुस्कान के साथ अनुमति दे दी। काफी देर बाद जब घर लौटने का समय हुआ तो एना और जॉय कहीं नजर नहीं आई। केलर की बेचैनी बढ़ने लगी। राल्फ और एलाइजा ने भी कहा कि उन्हें नहीं पता बच्चे कहाँ हैं। ये सुनते ही केलर घर भागा, पर वहां भी एना और जॉय का कोई पता नहीं मिला। सभी ने मिलकर पूरे इलाके में तलाश की, पर नतीजा शून्य रहा। तभी राल्फ को याद आया कि वही वैन जो कुछ देर पहले खड़ी थी अब गायब है। इस बात ने केलर के दिल में गहरी डर की चोट कर दी और उसने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी। शहर की पुलिस वैन को ढूंढने निकली और थोड़े ही समय में उसे तलाश लिया। इस केस की जिम्मेदारी डिटेक्टिव लोकी को मिलती है। पुलिस जैसे ही वैन के करीब पहुंचती है, ड्राइवर घबराकर भागने लगता है, पर वैन एक पेड़ से टकरा जाती है। पुलिस एलेक्स नाम के ड्राइवर को पकड़कर पूछताछ करती है, लेकिन वह कुछ भी ठीक से नहीं बता पाता। इसलिए लोकी जांच के लिए एलेक्स की आंटी के घर गया, जहां उसे मालूम हुआ कि एलेक्स के माता पिता मर चुके हैं और वह बचपन से अपनी आंटी के साथ रह रहा है। तभी लोकी की नजर एक आदमी की पुरानी तस्वीर पर गई। आंटी ने बताया कि वह उसके पति हैं, जो 5 साल पहले एक झगड़े के बाद घर छोड़ गए थे मगर वापस नहीं लौटे। जांच में एलेक्स के कमरे और वैन से कोई भी सबूत नहीं मिलता है। इस बीच उन्हें पता चलता है कि एलेक्स का दिमाग सिर्फ 10 साल के बच्चे जैसा है। यह सुनकर केलर का शक और बढ़ गया कि कमजोर दिमाग का एलेक्स वैन कैसे चला सकता है। उसकी बेचैनी गुस्से में बदल गई और उसने लोकी से विनती की कि एलेक्स को रिहा न किया जाए, पर सबूत न होने के कारण कमिश्नर ने एलेक्स को 48 घंटे बाद छोड़ने का आदेश दे दिया। फिर भी लोकी ने हार नहीं मानी और वह हर पड़ोसी से पूछताछ करता हुआ सुराग की तलाश में जुटा रहा। जांच के दौरान वह चर्च के फादर के घर पहुंचा और बार बार दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब न मिला। तो उसने अंदर झांका, जहां फादर जमीन पर बेहोश पड़े थे। लोकी ने दरवाजा तोड़कर भीतर कदम रखा और शराब की खाली बोतल देखकर समझ गया कि फादर नशे में पड़े हैं, इसलिए वह उन्हें छोड़कर घर की तलाशी लेने लगा। तभी उसे एक छिपा तहखाना दिखा और जैसे ही वह अंदर गया उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं, क्योंकि अंधेरे में एक सड़ी हुई लाश कुर्सी से बंधी बैठी थी। लोकी ने गुस्से में फादर को उठाया और सख्ती से सवाल किए, तो फादर ने टूटती आवाज में बताया कि यह वही आदमी है जिसने कुछ साल पहले अपने पाप कबूल करते हुए कहा था कि अब तक वह 16 बच्चों को मार चुका है और आगे भी ऐसा करता रहेगा। उसके पागलपन को सुनकर फादर ने सोचा कि ऐसे दरिंदे को जिंदा छोड़ना और बड़ा अपराध होगा, इसलिए उसने खुद उसे मारकर इसी तहखाने में छिपा दिया। यह सुनकर लोकी ने फादर को गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन केलर और फ्रैंकलिन पुलिस के साथ जंगल में खोज कर रहे थे। तभी ग्रेस का फोन आया कि पुलिस एलेक्स को रिहा कर रही है। यह सुनते ही केलर तेजी से पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पत्रकारों की भीड़ एलेक्स पर टूट पड़ी थी। केलर भीड़ को चीरता हुआ उसके पास गया और गुस्से में उसे जमीन पर गिराकर पूछा कि एना और जॉय कहाँ हैं। एलेक्स ने धीमी आवाज में बस इतना कहा कि जब वे मेरे साथ थे तब खुश थे। ये सुनकर केलर का गुस्सा फट पड़ा, पर पुलिस ने उसे रोककर हिरासत में ले लिया। बाद में केलर ने यह बात लोकी को बताई। लोकी तुरंत एलेक्स की आंटी के घर पहुंचा, पर एलेक्स ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लोकी ने आंटी को दूसरे कमरे भेजकर एलेक्स पर दबाव डालने की कोशिश की, पर उसका बचकाना दिमाग किसी भी तरह बात बदलने वाला नहीं था और इसी वजह से लोकी को यकीन होने लगा कि शायद केलर ने गुस्से में गलत सुना था। लोकी ने यह बात केलर को बताई तो उसका गुस्सा और भड़क उठा। वह पुलिस पर भरोसा छोड़ चुका था, इसलिए उसने खुद एलेक्स को पकड़ने का फैसला किया। वह रात को एलेक्स के घर के आसपास छिपकर बैठा रहा और जैसे ही एलेक्स बाहर आया, केलर ने उसे दबोच लिया और अपने पुराने खाली पड़े घर में कैद कर दिया। अगले दिन वह फ्रैंकलिन को वहां ले गया और बताया कि वह एलेक्स को तब तक दर्द देगा जब तक वह बच्चों की सच्चाई नहीं बताएगा। फ्रैंकलिन पहले हिचकिचाया क्योंकि यह कानून के खिलाफ था,
पर अपने बच्चों का ख्याल आते ही वह केलर का साथ देने पर मजबूर हो गया। दूसरी ओर लोकी अपनी जांच में और गहराई तक उतरता जा रहा था। लोकी उस सुनसान घर के बाहर खड़ा था जहां अपहरण वाले दिन एलेक्स की वैन खड़ी थी, पर घर पर ताला लगा हुआ था। मालकिन का पता चलने पर लोकी उससे मिलने पहुंचा और उसके शब्द सुनकर उसकी रूह कांप उठी। 26 साल पहले उसी घर से उसका बेटा बैरी गायब हुआ था और उस दिन भी बाहर एक वैन खड़ी थी। वह आज तक बेटे को तलाशती रही, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। उधर केलर एलेक्स को लगातार पीट रहा था, पर एलेक्स हर बार सिर्फ यही कहता कि उसे बच्चों के बारे में कुछ नहीं पता। पर केलर को पूरा यकीन था कि एलेक्स ही अपराधी है। उसी रात मोहल्ले में कैंडल मार्च निकला और वहीं लोकी की नजर एक अजीब आदमी पर पड़ी। जैसे ही उस आदमी को शक हुआ कि लोकी उसे देख रहा है, वह भागने लगा। लोकी पीछे दौड़ा, पर वह अचानक गायब हो गया। लोकी ने तुरंत उसका स्केच बनवाया और उसकी तस्वीरें पूरे शहर में फैला दी गईं। खबरें फैलते ही शहर में खलबली मच गई। फ्रैंकलिन स्केच देखकर घबरा गया और सोचने लगा कि वे शायद एक बेगुनाह आदमी को यातना दे रहे हैं। उसने यह बात कैलर को बताई तो कैलर ने बोला कि एलेक्स उसी रहस्यमय आदमी का साथी है। उधर मॉल में काम करने वाली एक महिला ने डिटेक्टिव को फोन करके बताया कि स्केच वाला आदमी कई बार वहां आया है और हर बार अलग अलग साइज के बच्चों के कपड़े ले जाता है। लोकी ने उस महिला से कहा कि वह दोबारा दिखे तो तुरंत सूचना दे। दूसरी ओर फ्रैंकलिन बेचैनी में टूट रहा था और आखिरकार उसने नैन्सी से सब कुछ कह दिया। दोनों केलर के पास पहुंचे एलेक्स की हालत देखकर नैन्सी हिल गई। उसने उससे अपनी बेटी के बारे में पूछा, पर एलेक्स ने रोते हुए कहा कि उसने कुछ नहीं किया और उसे छोड़ दें। दया में आकर नैन्सी ने उसके हाथ खोल दिए। तभी एलेक्स ने उसे धक्का दिया और खिड़की का शीशा तोड़कर टुकड़ा उठा लिया। नैन्सी की चीख सुनकर केलर और फ्रैंकलिन अंदर भागे। एलेक्स ने कांच से केलर पर वार किया, पर दोनों ने उसे दोबारा पकड़ लिया और फिर से कैद कर दिया। एलेक्स अब भी बार बार यही कहे जा रहा था कि उसे बच्चों के बारे में सच में कुछ नहीं पता, और यह बात फ्रैंकलिन का दिल तोड़ने लगी थी, जबकि केलर अब भी यकीन करता था कि असल गुनहगार वही है। फ्रैंकलिन और उसकी पत्नी इस यातना को अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, पर अपनी बेटी की उम्मीद में वे चुप रहे और बिना कुछ बोले घर लौट आए। पर उन्हें पता नहीं था कि वही रहस्यमय आदमी जिस पर पुलिस को शक था उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। पर उसी वक्त फ्रैंकलिन और उसकी पत्नी लौट आए और वह आदमी अंधेरे में भाग गया। इसके बाद वह चोरी छिपे केलर के घर पहुंचा और दबे पांव एना के कमरे में घुसा, पर ग्रेस को हल्की आवाज सुनाई दी। वह तुरंत कमरे में पहुंची, पर कुछ नहीं मिला। तभी उसने अपने बेडरूम में हलचल सुनी और जब वह दौड़कर वहां पहुंची तो खिड़की खुली थी और वह आदमी भाग चुका था। ग्रेस की चीख सुनकर राल्फ भी आ गया और उन्हें लगा कि शायद एना ही लौटी होगी, इसलिए उन्होंने तुरंत लोकी को बुलाया। जांच के दौरान ग्रेस लोकी को उस अंडरग्राउंड चैम्बर में ले गई जिसे केलर ने आपातकाल के लिए तैयार किया था। यह एक ऐसा कमरा था जिसमें महीनों जीने की सारी चीजें मौजूद थीं। बातों बातों में ग्रेस ने बताया कि केलर घर पर कहकर गया था कि वह पुलिस के साथ खोज में लगा है। यह सुनकर लोकी चौंक गया क्योंकि केलर उनके साथ नहीं था। तभी उसे कोने में सोडियम हाइड्रोक्साइड का बैग दिखा। यह वही खतरनाक केमिकल था जो लाश को गलाने में इस्तेमाल होता है। इसे देखकर लोकी को शक हुआ। अगले दिन उसने केलर पर नजर रखना शुरू किया और देखा कि वह शराब की दुकान के पास गाड़ी रोककर पैदल कहीं जा रहा है। लोकी दूर से उसे देख रहा था, लेकिन तभी केलर की नजर लोकी पर पड़ गई और वह समझ गया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। वह तुरंत रास्ता बदलकर शराब की दुकान में घुस गया और कुछ देर बाद शराब की बोतल लिए वह सीधे लोकी के पास पहुंचा और सख्त आवाज में पूछा कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। लोकी ने उसे कार में बैठाया और सीधा सवाल किया कि एलेक्स कहां है। केलर ने झुंझलाकर कहा कि उसे नहीं पता। वह सिर्फ अपनी बेटी की खो जाने की पीड़ा में शराब पी रहा है और घर वालों से झूठ बोला कि वह पुलिस के साथ काम कर रहा है। लोकी ने फिर बेसमेंट में मिले केमिकल के बारे में पूछा तो केलर ने कहा कि उसके कुत्ते की मौत हुई थी और उसने उसे उसी से दफनाया था। फिर लोकी ने उसे समझाया कि शराब में डूबने के बजाय उसे अपने परिवार का सहारा बनना चाहिए और उसे जाने दिया। पर उसके मन में केलर के लिए अब भी शक की आग जल रही थी। ऑफिस लौटकर लोकी ने केलर के अतीत की जांच की तो उसे केलर के पुराने घर का पता चला। यही वह घर था जहां एलेक्स कैद था।
उधर केलर एलेक्स को यातना दे रहा था, तभी उसे आभास हुआ कि आसपास कोई मौजूद है। वह समझ गया कि यह लोकी है जो घर की तलाशी लेने आया है, इसलिए वह शराबी बनने का नाटक करते हुए फर्श पर लेट गया। कुछ देर बाद लोकी अंदर आया। उसने केलर को उठाया और घर दिखाने को कहा। दोनों घूमते हुए उस बाथरूम के बहुत करीब पहुंच गए जहां एलेक्स छिपा था, पर तभी लोकी का फोन बजा। मॉल वाली वो महिला बता रही थी कि वही आदमी फिर से आया था जिसे लोकी ढूंढ रहा था, और इस बार उसने उसकी गाड़ी का नंबर भी नोट कर लिया है। लोकी तुरंत वहां से निकल गया। कुछ देर बाद लोकी गाड़ी के नंबर से पता निकालकर उस आदमी के घर पहुंचा। वह दरवाजे पर उसे रोकने लगा, पर लोकी किसी तरह अंदर घुस गया। बेडरूम में कई बंद कंटेनर देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। पहला कंटेनर खोलते ही खून से सने कपड़े और नीचे रेंगते जहरीले सांप दिखाई दिए। बाकी कंटेनरों में भी यही मंजर था, सिवाय एक के जिसमें अजीब रहस्यमयी पेंटिंग्स रखी थीं। लोकी ने उन कपड़ों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा और एना और जॉय के माता पिता को बुलाकर कपड़ों की तस्वीरें दिखाईं। जॉय के माता पिता ने एक कपड़ा पहचाना और रोते हुए बाहर निकल गए। इसके बाद लोकी ने केलर को बुलाया और कपड़ों की तस्वीरें दिखाईं, जिनमें से एक सॉक्स देखते ही केलर टूट गया। वह उसे पहचान गया। गुस्से और बेबसी में वो लोकी पर बरस पड़ा कि वह गलत आदमी के पीछे पड़ा है और असली किडनैपर को आजाद घूमने दे रहा है। केलर गुस्से में घर लौट गया और उसने राल्फ को हिदायत दी कि आने वाले दिनों के अखबार और टीवी न्यूज घर में नहीं दिखनी चाहिए, ताकि उसकी पत्नी को खून वाले कपड़ों का पता न चले। उसने राल्फ से वादा किया कि चाहे पुलिस कुछ भी कहे, वह एना को ढूंढकर ही दम लेगा। उधर लोकी बॉब टेलर की पूछताछ में उलझा बैठा था। बॉब खुद को किडनैपर बताता रहा, पर उसके शब्दों में सच का एक भी धागा नहीं मिला। वह बार बार कहता कि वह उस जगह का नक्शा बनाएगा जहां लड़कियों को कैद किया गया है, पर पिछले 3 घंटों से वह जो बना रहा था वह नक्शा नहीं, बल्कि एक उलझी हुई भूल भुलैया थी जो उसकी टूटी हुई मानसिक स्थिति का ही प्रतिबिंब लग रही थी। इतना इंतजार करने के बाद लोकी का धैर्य टूट गया और वह गुस्से में बॉब का कॉलर पकड़कर चिल्लाने लगा। तभी बाकी पुलिस वाले अंदर आ गए। इस हड़बड़ी में बॉब ने एक ऑफिसर की बंदूक छीन ली और सभी के सामने खुद को गोली मार ली। उसकी मौत के साथ ही आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। केस और ज्यादा उलझ गया, क्योंकि अब तक यह साफ नहीं था कि वह सच में किडनैपर था भी या नहीं। उसके घर से खून वाले कपड़े और अजीब पेंटिंग्स मिली, पर कोई ठोस सबूत नहीं था कि बच्चों की गुमशुदगी उसी से जुड़ी है। लोकी थक कर बैठा था। तभी उसकी नजर फादर के तहखाने में मिली लाश की फोटो पर पड़ी, जिसके गले में वही लॉकेट था जिसका डिजाइन बॉब की भूल भुलैया वाली ड्राइंग जैसा था। तभी डिटेक्टिव को उसकी टीम से कॉल आया और वह तुरंत बॉब के घर पहुंचा। वहां खुदाई के दौरान 2 पुतले मिले जो पहली नजर में बच्चों की लाश जैसे लग रहे थे। तभी फॉरेंसिक रिपोर्ट में पता चला कि कपड़ों पर लगा खून इंसानी नहीं बल्कि सुअर का था। लोकी को जांच में पता चला था कि बचपन में खुद बॉब का अपहरण हुआ था और उसे इतने नशीले इंजेक्शन दिए जाते थे कि वह अपने किडनैपर का चेहरा भी याद न रख पाया, और इस सदमे ने उसे जिंदगी भर मानसिक रूप से तोड़ दिया था। टीवी पर एना और जॉय की खबर देखकर उसने अपने पुराने जख्मों को सच समझ लिया और खुद को किडनैपर मानकर उसी जैसी हरकतें करने लगा। पर असल में वह सिर्फ एक मानसिक तौर पर बीमार आदमी था जिसने केलर और फ्रैंकलिन के घर जाकर बच्चों के कपड़े चुरा लिए थे। उधर केलर एक बार फिर एलेक्स को यातना दे रहा था। उसने कहा कि सच बता दो तो वह उसे उसकी आंटी के पास छोड़ देगा। कुछ देर की चुप्पी के बाद एलेक्स बस इतना बोला कि बच्चे एक भूल भुलैया में कैद हैं, पर इसके आगे उसका दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। केलर इस एक शब्द से और उलझ गया और जवाब तलाशने वह एलेक्स की आंटी के घर पहुंचा। उसने पहले दिन की अपनी हरकत के लिए माफी मांगी और आंटी ने उसे अंदर बुला लिया। बातचीत में आंटी ने बताया कि वह और उनके पति कभी बहुत धार्मिक थे, पर बेटे की कैंसर से मौत के बाद उनका भगवान से विश्वास टूट गया। उसी गम में उन्होंने एलेक्स को गोद लिया था, पर एलेक्स के बचपन के एक हादसे ने उसे इतना कमजोर कर दिया कि वह आज भी बहुत कम बोल पाता है। बातों ही बातों में केलर ने भूल भुलैया का जिक्र छेड़ा, पर एलेक्स की आंटी के चेहरे से साफ था कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। निराश होकर केलर घर लौटा ही था कि घबराई हुई ग्रेस दौड़ती हुई आई और बोली कि पुलिस ने खबर दी है कि फ्रैंकलिन की बेटी जॉय मिल गई है, पर एना अब तक लापता है। जॉय अस्पताल में है और उन्हें तुरंत वहां पहुंचने को कहा गया। उम्मीद की हल्की किरण के साथ दोनों अस्पताल पहुंचे। जॉय कमजोर और सहमी थी,
फिर भी उसने धीमे से बताया कि वे दोनों एक जगह कैद थीं और केलर वहां तक पहुंच गया था, पर मुंह पर टेप लगे होने के कारण वे आवाज नहीं दे पाईं। उसने कहा कि वे भागने में सफल हुई थीं, पर किडनैपर ने एना को फिर पकड़ लिया। वह खुद सड़क पर बेहोश होकर गिर गई थी। किसी ने उसे अस्पताल पहुंचाया। यह सुनते ही केलर के भीतर कुछ टूट गया और वह अचानक जल्दी में निकल पड़ा। उसी वक्त लोकी जॉय से मिलने आ रहा था। उसने केलर को भागते देखा और रोकने की कोशिश की, पर केलर कार स्टार्ट करके निकल गया। लोकी को अंदेशा हुआ कि वह अपने पुराने घर की ओर गया है। वह भी तुरंत वहां पहुंचा तो भीतर से एलेक्स की दर्दनाक चीखें सुनाई दी। घर में दाखिल होते ही उसे वह कमरे में बुरी हालत में कैद मिला। लोकी ने उसे तुरंत बाहर निकाला, पर घर में केलर कहीं नहीं मिला, क्योंकि वह वहां था ही नहीं। असल में वह सीधे एलेक्स की आंटी के घर गया था। उसे अब यकीन हो चुका था कि बच्चों को कैद वही महिला करती रही है। केलर का प्लान था कि वह उसे डराकर एना का पता उगलवा ले, पर आंटी उससे कहीं ज्यादा चालाक निकली। पहले उसने केलर को सहजता से अंदर आने दिया और जैसे ही उसने सवाल किया, आंटी ने बंदूक तान दी और उसे हथकड़ी पहनने को कहा। फिर फ्रिज से नशीली दवा की बोतल निकालकर जबरदस्ती पीने को कहा और उसे बाहर ले आई। उसने बताया कि बेटे की मौत के बाद उसने और उसके पति ने भगवान को चुनौती दी और बच्चों का अपहरण कर उन्हें मारना शुरू किया। एलेक्स उनका पहला शिकार था, जिसका असली नाम बैरी था। वही बच्चा जो शुरू में दिखाई दी मकान मालकिन का बेटा था। उसने बताया कि उन्होंने इतने बच्चों को अगवा किया कि उन्हें नाम तक याद नहीं। वे बच्चों को टॉर्चर करते और मार देते थे। आंगन में खड़ी कार की ओर इशारा कर आंटी ने उसे हटाने कहा। केलर ने जैसे ही कार आगे की, उसने देखा कि नीचे एक छोटा ढक्कन था। आंटी ने उसे खोलने का आदेश दिया। ढक्कन उठते ही नीचे एक गहरा अंधेरा गड्ढा दिखाई दिया। आंटी ने ठंडे चेहरे के साथ बताया कि जब पुलिस बच्चियों की तलाश में घर आई थी, तब उसने उन्हें इसी गड्ढे में छिपाया था। उसने केलर को भीतर उतरने का आदेश दिया, पर उसके इनकार करते ही आंटी ने बिना हिचकिचाए उसके पैर में गोली दाग दी। दर्द से कराहता केलर मजबूर होकर नीचे उतर गया। नीचे टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे एक लाल सीटी मिली, वही जो एना कहानी की शुरू में खोजने गई थी। उधर पुलिस स्टेशन में कमिश्नर ने लोकी को आदेश दिया कि वह आंटी को बताए कि एलेक्स मिल गया है। लोकी तुरंत वहां पहुंचा, पर आंटी उसी समय अगले कमरे में एना को जहर का इंजेक्शन देने में लगी थी, इसलिए दरवाजे की आवाज उसे सुनाई नहीं दी। काफी देर इंतजार के बाद लोकी खुद दरवाजा खोलकर अंदर गया। उसकी नजर दीवार पर लगे आंटी के पति की तस्वीर पर पड़ी। उस आदमी के गले में वही लॉकेट था जो फादर के घर मिली लाश के गले में था। यह दृश्य लोकी को भीतर तक हिला गया और अचानक सारे टुकड़े जुड़ते चले गए। आंटी के पति का लॉकेट, वही निशान, वही भूल भुलैया, सब कुछ सच की ओर इशारा कर रहा था। तभी उसे धीमी सी आहट सुनाई दी। लोकी उस आवाज का पीछा करता हुआ कमरे में पहुंचा जहां आंटी एना को इंजेक्शन लगा रही थी। उसने बंदूक तानकर उसे रुकने को कहा, पर उसे अंदाजा नहीं था कि आंटी के पास भी हथियार है। आंटी मुड़ी और सीधा लोकी पर गोली चला दी। लोकी ने उसी पल जवाबी गोली चलाई और आंटी ढेर हो गई। उसकी गोली लोकी के सिर को छूते हुए निकल गई और उसे बुरी तरह घायल कर गई, पर वह गिरा नहीं। उसने बेहोश एना को उठाया और दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। आधा जहर उसके शरीर में जा चुका था, पर किस्मत से एना बच गई। अब एना और जॉय दोनों सुरक्षित थीं। एलेक्स भी अपने असली परिवार के पास लौट चुका था, पर केलर अब भी उस अंधेरी मौत जैसी कैद में पड़ा था। लोकी अस्पताल से छुट्टी मिलते ही दोबारा आंटी के घर पहुंचा और छानबीन शुरू ही की। जमीन के नीचे से बहुत हल्की सी सीटी की आवाज सुनाई दी। वह आवाज उम्मीद की अंतिम डोर थी। केलर उसी लाल सीटी की धीमी गूंज के जरिए केलर अपनी आखिरी उम्मीद की आवाज बाहर भेज रहा था और लोकी उस आवाज की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था। सांसें थमी थीं। दिलों में सवाल था, क्या लोकी समय रहते उसे ढूंढ पाएगा? क्या केलर उस अंधेरे गड्ढे से जिंदा बाहर निकल सकेगा? और इसी रहस्य की धड़कती खामोशी पर यह कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको ऐसी गहरी थ्रिलर कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।